हम टेस्ट सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें ये 16 स्केल की जॉब है। इसकी प्रिपरेशन के लिए अब इसका जो सिलेबस है आपके टेस्ट सेशन का सिलेबस भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो जॉब्स थी ये एडवर्टाइजमेंट 21 में थी। ये यहाँ पे थी, ये तो लोगों ने अप्लाई किया था। ये आपके पास मैथ टीचर की जॉब है, ठीक है। और इसका जो सिलेबस है वो हमारे पास आ जाता है यहाँ पे। 90 मिनट्स होंगे आपके पास, 100 मार्क्स होंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है जिसमें 80% क्वालिफिकेशन के मार्क्स हैं, जिसमें मैथमेटिक्स होगा और 20% आपके पास होगा जनरल एबिलिटी, जिसमें जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर्स, जियोग्राफी, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड बेसिक कंप्यूटर स्टडीज होंगी, ठीक है। तो अब टोटल ये 80 और 20 आपके 100 मार्क्स बनेंगे जो आपने 90 मिनट्स में इसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये 23 पोस्ट हैं। तो ये मैंने टाइम टेबल एक बनाया था जिसमें मेंशन किया कि 80% सब्जेक्ट है और 20% इसमें जनरल नॉलेज है। अभी टाइम टेबल के हिसाब से जो पहला टेस्ट है वो 25 नवंबर को होगा, जिसमें एफएससी पार्ट 1 और जनरल नॉलेज का पोर्शन होगा। अब जनरल नॉलेज के पोर्शन में जो मैंने टॉपिक मेंशन किए हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका टेस्ट नंबर 1 होगा वो एफएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स का होगा और जनरल नॉलेज में हम कंप्यूटर साइंस के मल्टीपल चॉइसेस को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि एफएससी पार्ट 1 बुक की तैयारी आपने कैसे करनी है। हाँ जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। तो ये आपके पास बुक है, ये इसके टोटल 14 चैप्टर्स हैं। ये आपने पहले पढ़ी हुई है और ये आपके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसको आपने जो है स्टडी की आदत भी बनानी है। अब क्वेश्चन वो किस तरह से पूछता है, अगर वो पेपर में पूछेगा ना तो वो बेसिक जो डेफिनेशन है ना उनमें से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे ये देखें, रियल नंबर्स को लिख सकते हैं क्यू यूनियन क्यू प्राइम, मतलब रैशनल और इरेशनल के यूनियन में। इसी तरह ये रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन है, ये इस फॉर्म में जो नंबर लिखा जाता है। उसके बाद इरेशनल नंबर की डेफिनेशन, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल, ये नॉन टर्मिनेटिंग, इस तरह की चीजें। ये एग्जांपल नंबर 1 देखें, इसमें बताया हुआ है कौन सा नंबर रैशनल है कौन सा इरेशनल है। एग्जांपल 2 की स्टेटमेंट ये आप देख लें, ठीक है। एग्जांपल 3 की स्टेटमेंट देख लें। ये नोट जो लिखा हुआ है इसको देख लें। उसके बाद ये जो लॉज हैं, एडिशन लॉज को देख लें, मल्टीप्लिकेशन लॉज, ये सारे। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर ए के इक्वल होगा तो इसको इक्वालिटी की रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। इसी तरह ये प्रॉपर्टीज हैं, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 आप देख लें, बाकी इसमें से कोई भी नहीं।
फिर कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन, ये जो नोट लिखा हुआ है ये। हाँ, एक और चीज है कि कम्प्लेक्स नंबर्स में ये जो अयोटा स्केयर है ये किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे एक रियल नंबर को सेल्फ कॉन्जुगेट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपने देखनी है। अब यहाँ पे देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0 0। 0 0 को लिख सकते हैं 0 + 0 अयोटा। ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 0 होती है, 1 + 0 अयोटा, जो कि 1 के इक्वल है। ठीक है, इस तरह की चीजें। इसका इनवर्स क्या होगा? इसका इनवर्स ये होगा, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स, जैसे ये देखें AB एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका इनवर्स होगा 1/AB, मतलब के 1/A + B अयोटा। अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा A - B अयोटा ओवर A² - B अयोटा स्क्वेयर। तो ये हमारे पास आ जाएगा A/A² -B² अयोटा स्क्वेयर -B अयोटा, अलग अलग कर लेंगे, A² - B² अयोटा स्क्वेयर। अब अयोटा स्क्वेयर -1 होता है, तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, A/A² + B² -B अयोटा ओवर A² + B²। अब इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में दोबारा लिख सकते हैं, A/A² + B² और -B/A² + B²। तो ये आ गया AB का इनवर्स। जरा देखें, ये लिखा हुआ है द मल्टीप्लिकेट इनवर्स ऑफ AB इज A/A² + B² एंड -B/A² + B²। ये ठीक है जी। तो इस तरह आपने बुक में से जो है ना स्टडी करनी है, इसकी जो थ्योरी है उसको पढ़ना है ध्यान से। उसके बाद यहाँ से कुछ भी नहीं, और यहाँ से भी ये जो 13 वाला क्वेश्चन है इसकी स्टेटमेंट को याद रखना है, मतलब कि कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सम करें या प्रोडक्ट करें तो वो रियल नंबर आता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक किसी का? हाँ जी, कोई क्वेश्चन किसी का? उसके बाद ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला नंबर होता है उसको क्या कहते हैं और दूसरे नंबर को क्या कहते हैं? जैसे ये ऑर्डर्ड पेयर, तो इसमें ए जो है ना, ए एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं या अब्सीसा कहते हैं, और जो बी है इसको वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी के अंदर छोटी छोटी चीजें मौजूद हैं, ये आप अपनी तरफ से तैयारी करें। तो हर चैप्टर में इस तरह ही ना छोटे छोटे कोई 10 12 क्वेश्चन बनते हैं, टोटल 14 आपके चैप्टर्स हैं। तो कल आपका टेस्ट होगा, तो हर कोर्स के लिए जो है ना, अगर हम सिर्फ 2 दिन दें तो जनवरी में जाके आपके टेस्ट खत्म होते हैं, तो इसी के करीब करीब आपका पेपर भी हो जाना है। तो इसलिए ये आप लोग जितना जल्दी हो सके ना इसकी तैयारी कर लें तो बेहतर है। उसके बाद ये मॉडुलस क्या होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का? ये जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + 2 अयोटा, तो इसका मॉडुलस क्या होगा? जी मॉड। तो ये आ जाएगा 1² + 2² स्क्वायर रूट।
तो 1 + 4 स्क्वायर रूट आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5, जो कि रियल नंबर है। तो मॉडुलस जो होता है वो हमेशा एक रियल नंबर होता है। तो ये डेफिनेशन भी उसने यही लिखी हुई है, ये उसने लिखी हुई है। द रियल नंबर, ये जो स्क्वायर रूट वाला नंबर है ना, ये रियल नंबर है। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कहते हैं, जिसको लेंथ भी कहते हैं। तो ये इसने डेफिनेशन लिखी हुई है। ये एग्जांपल 1 आप देख लेना यहाँ से। ठीक हो गया। उसके बाद ये थ्योरम है, इसके जो पॉइंट्स हैं इनको याद रखना है। ठीक हो गया। और पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या याद रखना है? पोलर फॉर्म याद रखनी है। पोलर फॉर्म क्या होती है? जिसमें x इज इक्वल आर कॉस थीटा, y इज इक्वल आर साइन थीटा, थीटा इज इक्वल, थीटा क्या होगा कोई बता सकता है? हाँ जी बताएं जरा। tan इनवर्स y ओवर x, एंड r किसके इक्वल है? मॉडुलस के। मॉडुलस किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट के। तो ये इसको पोलर फॉर्म कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक हो गया। इसी के फौरन जो साथ में है ना, वो आ जाता है जी डि मॉर्गन्स थ्योरम। डि मॉर्गन्स थ्योरम की स्टेटमेंट जस्ट इतनी सी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिख के, तो उसकी कोई भी पावर हो तो उसको एंगल के साथ अटैच कर सकते हैं। मतलब कि मैं इधर थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ। साइन थीटा प्लस ये कॉस थीटा प्लस योटा साइन थीटा, इसकी पावर है एन, कोई इंटीजर है। तो डी मार्गन थ्योरम कहता है कि अगर इस फॉर्म में लिखेंगे ना पोलर फॉर्म में, तो एन जो है वो एंगल के साथ अटैच हो जाएगा। कॉस एन थीटा प्लस एयोटा साइन एन थीटा, इस फॉर्म में। अब इसका फायदा क्या होगा? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4 एयोटा, मैं आपको कहता हूँ इसकी पावर फाइंड करें 100। तो अब आप 100 कैसे फाइंड करेंगे? क्या आप इसको इस तरह लिखेंगे? पहले इसका स्केयर करेंगे, फिर उसकी पावर 50 करेंगे। तो इसका स्केयर करेंगे तो फिर ये लेंथ ही हो जाएगा, ए स्केयर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए और बी। तो अब ये इसकी पावर जब आप 50 करेंगे तो 3 टर्म्स वाला फार्मूला 50 टाइम कैसे ओपन करेंगे? तो फिर इसका फायदा ये है कि जो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है वो है 3 + 4 एटा। आपने इसकी पावर 100 फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू जो है वो 3 है और y की वैल्यू जो है वो 4 है। सबसे पहले आप r निकाल लें। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16 और ये 9 आ गया, 5 आ गया। तो x इज इक्वल और cos थीटा, थीटा भी निकाल ले। थीटा इज इक्वल tan इनवर्स y ओवर x 4/3। तो ये tan इनवर्स 4/3 हमारे पास क्या आ गया? थीटा। तो x की वैल्यू आ गई r 5 cos और थीटा, थीटा आ गया tan इनवर्स 4/3। ये कैलकुलेटर से देखेंगे ना तो आपके पास कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 4/3। अभी देख लेते हैं। tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3, तो ये तकरीबन 53 डिग्रीज आ गया। हम कह सकते हैं 5 cos 53 डिग्रीज, और y हमारे पास आ गया 5 sin 53 डिग्रीज। तो अब आपके पास जो z की पावर 100 है ना, वो इस तरह आ गया 5 cos 53 डिग्रीज प्लस योटा साइन 5 sin 53 डिग्रीज। अब इसकी पावर है 100। तब आप देख सकते हैं 5 कॉमन आ जाएगा, 5 की पावर 100 अलग हो गया,
और cos, और ये एंगल के साथ आ गई पावर 53 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 100 डिमावर थ्योरम से, बटा साइन 53 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखें जी कितना इजीली ये 53 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 5300 आ गया, साइन 5300, तो ये माइनस 0.98। इसी तरह cos 5300 माइनस 0.17, तो इसकी वैल्यू भी आ गई और इसकी वैल्यू भी आ गई। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास इजीली उसका आंसर आ जाएगा। तो ये डिमाइवर थ्योरम का एक मैंने आपको यूज बताया है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट आप देख लेना। तो जी चैप्टर नंबर 1 हमारा इस तरह कवर हो गया है। इसी तरह चैप्टर नंबर 2 है, इसमें 3 चीजें हैं, सेट, फंक्शन एंड ग्रुप। तो सेट में से आपने ये जो सेट लिखे हुए हैं ना, पहले नंबर पे ये आपने याद करने हैं, ये वाले और ये वाले, ठीक है। और उसके बाद पावर सेट वाली डेफिनेशन, पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो किसी भी सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। जैसे वो यहाँ पे होगा, ये ये वाला क्वेश्चन, ये मल्टीपल चॉइस में आ सकता है। और इसके बाद यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, ये लिखे हुए हैं, इनके नाम आपको आने चाहिए। ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए, ये क्या होता है, इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं यूनियन की। और अगर दरमियान में इंटरसेक्शन आ जाए तो ये इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये आपने याद रखना है। और इसके बाद ये जो लॉजिक्स लॉजिक्स हैं ये, ठीक है। निगेशन से क्या होता है, जो ट्रू होता है वो फॉल्स हो जाता है, फॉल्स ट्रू हो जाता है। कंजक्शन से क्या होता है, दोनों ट्रू हो तो ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स होता है, ठीक है। डिसजंक्शन से क्या होता है, कोई भी ट्रू हो तो ट्रू होता है। उसके बाद बाई कंडीशनल से क्या होता है, फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स, देन फॉल्स, ठीक है। ये बात आप लिख लेना और इसको याद कर लेना, फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स, देन फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, ठीक है। और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जी, कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव, इसमें से एक मल्टीपल चॉइस आता है, पक्का आता है एक। और ये जो 2.4 है, इसका आप पहला सवाल ध्यान से कर लेना। और ये टोटोलॉजीज क्या होती हैं, अगर सारे आंसर ट्रू आ जाएं तो फिर उसको टोटोलॉजीज कहते हैं। अदरवाइज उसको, अगर सारे आंसर फॉल्स आ जाएं तो फिर अब्सर्डिटी या कंट्राडिक्शन कहते हैं। और अगर मिक्स आ जाए तो फिर उसको कंटिजेंसी कहते हैं, ये याद रखना है। ये नोटेशन किसके लिए यूज होती है, फॉर ऑल के लिए, ठीक है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। और ये नोटेशन यूज होती है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के लिए। असल में ये बेसिकली डिस्क्रीट मैथ का पोर्शन है जो आप देख रहे हैं, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना, फंक्शंस वाला टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने डेफिनेशन, फंक्शन की डेफिनेशन, इनटू की, ऑन टू, वन टू वन एंड ऑन टू, ये डेफिनेशंस देखनी है। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ना, वो आ जाता है ग्रुप्स वाला टॉपिक। ग्रुप्स वाले टॉपिक में
ग्रुपॉइड किसे कहते हैं, सेमी ग्रुप किसे कहते हैं, अबिलियन और नॉन अबिलियन क्या चीज है, मोनोइड किसे कहते हैं, और फिर उसके बाद हमारे पास फाइनल डेफिनेशन आती है ग्रुप की। तो ये 4 डेफिनेशन है टोटल, 5 ग्रुप वाले सेक्शन में, ये आपने देखनी है। और एक इसमें प्रॉपर्टी है एक्सरसाइज से पहले, ये रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्सिस। ये क्या होता है, ए बी इनवर्स इज इक्वल बी इनवर्स ए इनवर्स। ये नंबर्स ग्रुप के एलिमेंट में भी यही होता है और उसमें मैट्रिसेस में भी यही होता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 आ जाता है मैट्रिसेस वाला, ये इससे आप बखूबी वाकिफ होंगे। इसके कुछ मुश्किल मल्टीपल चॉइसेस है, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, बाकी आप देख लेना, डेफिनेशन वगैरह ही है। डिटर्मिनेंट आना चाहिए, माइनर कोफैक्टर, ट्रांसपोज, एडजॉइंट आना चाहिए, ठीक है, ये चीजें आनी चाहिए। और सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, नॉन सिंगुलर स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, ट्रायंगुलर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, हर्मिशियन, नॉन हर्मिशियन, और सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है, ये चीजें आपको पता आनी चाहिए। जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो बात ये है कि ये जरा आपने ना अच्छे तरीके से ये वाला टॉपिक देखा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एक ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से देखना है, इसको स्टडी करना है टोटल। जो लिखा है सिर्फ इसको आप पढ़ लोगे ना एक बार तो आपको पता चल जाएगा। और होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस, ये वाला टॉपिक, ये आपने, ये 2 टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से देखने हैं, इसमें से भी मल्टीपल चॉइस आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में वो कहाँ से सवाल पूछता है वो मैं आपको बता दूं, वो बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक फार्मूला पूछ सकता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं पूछेगा, इसमें से भी कुछ नहीं पूछेगा, यहाँ से भी कुछ नहीं। हाँ, ये टॉपिक जो है 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो 3 रूट्स इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये आपने ध्यान से देखनी है, यहाँ से सवाल बन सकता है। और 4th रूट ऑफ यूनिटी यहाँ से बन सकता है, इसकी 4 प्रॉपर्टीज है ये वाली, इनको देखना ध्यान से। और इसके बाद रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट, इसको ध्यान से देखना है, और फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट को, ये होगी। सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसको देखना ध्यान से, ये डेफिनेशन। और जिसके रूट गिवन हो वहां से इक्वेशन बनाने का तरीका, ये याद रखना है फार्मूला, ये हो गया। और नेचर ऑफ रूट्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से सवाल बनता है, ये केसेस बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ये सिस्टम ऑफ 2 इक्वेशन, यहाँ से वो नहीं पूछता, इसकी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पार्शियल फ्रैक्शन वाला, इसमें आप देख लें पार्शियल फ्रैक्शन क्या चीज है, और प्रॉपर और इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, ये इंपॉर्टेंट 2 डेफिनेशन है, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और बस इसमें वो पूछेगा तो यही पूछेगा कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर क्या होती है, जिसमें डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर है पी और क्यू जो है ये डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा हो फिर ये प्रॉपर होगा। तो इस चैप्टर में से सिर्फ यही क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ जी, चैप्टर नंबर 6 ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा सवाल तो नहीं बनेंगे। इसके जो क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, वो किस तरह के बन सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। अरिथमेटिक का फार्मूला याद रखना है, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। ज्योमेट्रिक का फार्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए वन आर रेज़्ड टू पावर एन माइनस वन। ये अरिथमेटिक का फार्मूला, ये ज्योमेट्रिक का फार्मूला। डी किसके इक्वल होता है, ए टू माइनस ए वन, और आर किसके इक्वल होता है,
A2/A1, ठीक हो गया। उसके बाद सम ऑफ n टर्म्स, इसमें सम ऑफ n टर्म्स क्या है? n/2 इंटू 2A1 प्लस n-1d। और इसमें सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला क्या है? सम ऑफ n टर्म्स, इसमें 2-3 फार्मूले हैं, ठीक है? जो r पे डिपेंड करते हैं। सो A/1 माइनस r, अगर तो ये इनफाइनाइट टर्म्स है और r लेस देन 1 है, r नॉट जो है वो लेस देन 1 है, तो ये होगा। अगर इनफाइनाइट टर्म्स है, अगर फाइनाइट टर्म्स है तो ये होगा a इंटू 1 माइनस r रेज़्ड पावर n ओवर 1 माइनस r। ये अगर r नॉट जो है वो लेस देन 1 है, और ये फाइनाइट टर्म्स के लिए। और अगर r नॉट जो है ये ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर और इक्वल 1 है, तो फिर ये जो होगा ना, ये डाइवर्ज कर जाएगा। ठीक है, ये मैंने निचोड़ आपको बता दिया है ज्योमेट्रिक और अरिथमेटिक का। और एक रिलेशन है इनका, वो आपने याद रखना है, वो मैं आपको बुक के ऊपर से बता देता हूँ। ये देखें, ये रिलेशन वाला टॉपिक ध्यान से कर लेना, ठीक है? अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक। और इसमें नेक्स्ट जो है ना, ये जो सिग्मा है, इसमें 3 फार्मूले ध्यान से करने हैं। एक ये वाला, एक ये वाला, और एक क्यूब वाला, ये वाला, ठीक है? के बाद परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। तो परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, इसकी जो आइडेंटिटीज है ना, जैसे ये फार्मूला है, ये पूछ सकता है, या फिर एनपीआर का फार्मूला पूछ सकता है। ये क्रॉलरी जो लिखी हुई है इसको देख लें। ये जो क्वेश्चन है दूसरा, तीसरा, ठीक है, ये वाले। और नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा ये जैसे ये क्वेश्चन नहीं पहला, इस तरह का भी वो पूछ सकता है क्वेश्चन दे के आपको। ये कॉम्बिनेशन का फार्मूला, कॉम्बिनेशन और परमुटेशन का रिलेशन ये आ गया, एक ये फार्मूला है कॉम्बिनेशन का। और नेक्स्ट हमारे पास एक ये फार्मूला है, इस तरह का एक एक्सरसाइज में भी है लास्ट वाला ये, ठीक हो गया। और ये पहले 2 क्वेश्चन। और प्रोबेबिलिटी का तो अगर आपको आइडिया है तो ठीक है, वरना आप इसको छोड़ सकते हैं, कुछ लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता, तो उसकी खैर है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। तो इसमें से आपने जो सवाल करने हैं ना, वो आ जाते हैं ये वाले, ये 25 से लेके 36 तक, कि इनमें से, इनमें जो है ना ये 37 और 38 भी। तो जैसे ये देखें, 1 प्लस एन एक्स इज लेस और इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर एन, ये इसको कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करती है? अगर एन ग्रेटर देन 2 हो और एक्स ग्रेटर देन -1, तो इसको सेटिस्फाई करती है। अगर मल्टीपल चॉइस में आ जाए ना, ऑप्शन ए हो एन इज ग्रेटर देन 1, ऑप्शन बी हो अ, इसके साथ ही हो एक्स इज लेस देन -1, तो ये बिल्कुल गलत होगा, ठीक है? तो इस तरह से आपने इनको याद रखना है, ये जो मैं निशान लगा के दिए हैं, ठीक है? जो वैल्यू एन की सेटिस्फाई करती है ना, वही आपने चूज करनी है। उसके बाद आगे ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है। ट्रिग्नोमेट्री में अब आपने, ये तो वैसे ही आपको अच्छी तरह कमांड होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आएगी तो सेकंड ईयर का मैथ जो है ना वो आपको आएगा।
जिसमें कैलकुलस, उसके बाद कैलकुलस 1 2 3, ये तीनों ट्रिग्नोमेट्री पे बेस कर रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। आपने करना क्या है, आपने चैप्टर नंबर 12 नहीं करना, ठीक है? चैप्टर 9 करना है, 10 करना है, 11 करना है और 13 करना है, ठीक है? 12 में से कुछ भी नहीं पूछा जाता। 12 में से सिर्फ लॉ ऑफ साइन एंड कोसाइन ही पूछे जाते हैं, उसकी जरूरत नहीं वैसे। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना, वो आपके चैप्टर 9, चैप्टर 10, 11 और 13 है। तो चैप्टर नंबर 9 का मैं आपको बता दूं, चैप्टर 9 में हमारे पास ना राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसका सॉल्यूशन हमने फाइंड किया है पाइथागोरस थ्योरम से। बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल एच स्क्वायर। उसके बाद साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस कॉस थीटा, बेस ओवर हाइपोटेनस tan थीटा, पी ओवर बी, ठीक है? तो इनके रेसिप्रोकल ले लेंगे, कोसिकेंट आ जाएगा, सीकेंट आ जाएगा, कॉट आ जाएगा। अब इनके कुछ वो फार्मूले हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, ये याद कर लो। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है? ये फार्मूले आ गए। चैप्टर 9 में ये फार्मूले हैं। और क्वाड्रेंट्स हैं, पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, साइन और कोसिकेंट, टैन और कॉट, कॉस और सीकेंट, ठीक है? ये है चैप्टर नंबर 10 में। डबल एंगल फार्मूला, जैसे साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस अल्फा, और कॉस 2 अल्फा और टैन 2 अल्फा। डबल एंगल और हाफ एंगल, साइन अल्फा ओवर 2, कॉस अल्फा ओवर 2, टैन अल्फा ओवर 2, इसको कहते हैं हाफ एंगल आइडेंटिटी। ये फार्मूले हैं। और ट्रिपल एंगल भी हैं, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास आ जाते हैं जी चैप्टर नंबर 10 में। ये देखते हैं, डबल एंगल, हाफ एंगल एंड ट्रिपल एंगल, ठीक है? ये याद करने हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज है, अगर मैं आपको सम की फॉर्म में दे दूं तो आप प्रोडक्ट की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको सम की फॉर्म में दे दूं, साइन एक्स प्लस साइन 2x, तो कहा जाए कि इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो उसके लिए जो है ना, हमारे पास ये आ जाता है 10.4 में। ये ये देखिए, साइन एक्स प्लस साइन 2x। तो अगर हम इसमें पुट कर देंगे ना, मतलब 2 साइन एक्स प्लस 2x/2 कॉस एक्स माइनस 2x/2, तो यह आ जाएगा 2 साइन 3x/2 कॉस माइनस x/2। तो ये प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है? तो ये चीजें हैं। और चैप्टर 11 में आपने ये याद रखना है कि डोमेन और रेंज क्या है इनकी। डोमेन और रेंज, ये वाला टेबल, और इनकी पीरियोडिक वैल्यूज क्या होती है। टैन थीटा का पीरियड क्या होता है, टैन थीटा और कॉट का पाई होता है, बाकी सबके 2 पाई होते हैं, ठीक है? और ये एक्सरसाइज ये वाली आप, बाकी चैप्टर नंबर 12 करने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 13 में भी 2 4 फार्मूले ही हैं। तो ये हमारी फर्स्ट ईयर की बुक जो है ना, इस तरीके से
आपने इसको कवर करना है। ये इनवर्स इनवर्स जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अच्छा, ये प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक है। प्रिंसिपल का मैं आपको मतलब बता दूं कि प्रिंसिपल इसलिए प्रिंसिपल का वर्ड यूज किया गया है, जब आप इनके ग्राफ ड्रा करते हैं ना तो वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसको देखें तो अगर ये हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे ना साइन एक्स का, तो ये वैल्यू जो है ना, जैसे यहाँ पे और ये यहाँ पे रिपीट हो गई है, तो ये पूरा ग्राफ अगर हम इसका ऐसे ड्रा कर लें तो वैल्यू यहाँ पे भी रिपीट हो गई है। ये वाली जीरो वाली, ये फिर जीरो। तो प्रिंसिपल का मतलब ये है कि हम ऐसी ऐसा कौन सा इंटरवल चूज करें कि वैल्यू रिपीट ना हो। तो अगर हम ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसको चूज करेंगे ना तो कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी, सब वैल्यू सिंगल सिंगल वैल्यूज होंगी। तो जब वैल्यूज सिंगल वैल्यूज होती है ना तब फंक्शन हमारे पास वन टू वन बनता है। अगर वैल्यूज रिपीट हो जाए तो फिर फंक्शन वन टू वन नहीं रहता। तो इस वजह से ये प्रिंसिपल साइन फंक्शन आएगा अगर हम -π/2 से π/2 तक इसको चूज करेंगे। तो ये रीजन है प्रिंसिपल साइन फंक्शन का। और दूसरा जो आर्म साइन फंक्शन होता है, और उसने इसमें क्लियरली लिखा भी हुआ है कि वन टू वन फंक्शन उसको बनाने के लिए। इसी तरह सारे प्रिंसिपल बनाए हुए हैं उसने फंक्शंस। तो ये उनकी डोमेन एंड रेंजेस है, प्रिंसिपल साइन फंक्शन या प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये साइन है, ये साइन इनवर्स है, ये कॉस है, कॉस इनवर्स टैन, और टैन इनवर्स कॉट, कॉट इनवर्स सीकेंट, सीकेंट इनवर्स कोसेकेंट एंड कोसेकेंट इनवर्स। ये सब इन सब की डोमेन एंड रेंजेस लिखी हुई है, ये आपने याद रखनी है। और ये साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ बी, ये फार्मूला टोटल 6 है। ठीक है, ये 2 3 4 5 और ये छठा। और अगर ए और बी इक्वल हो तो फिर ये हमारे पास आ जाए, ये 2 tan इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल। तो ये पूरी बुक का मैंने निचोड़ इसलिए आपको बताया है कि ये क्वेश्चन इसी तरह पूछे जाते हैं और तैयारी भी इसी तरह करते हैं। सारी सारी डिटेल से तैयारी कोई भी नहीं करता और ना ही इतनी होती है तैयारी। तो अगर आप इतना भी कर लेंगे ना तो आप इजीली टेस्ट क्लियर कर लेंगे। तो फर्स्ट ईयर में इतना, कुछ चीजें सेकंड ईयर में रिपीट होंगी, तो इसी तरह होगा। चलें जी, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।